हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम बैक टू द चैनल हिंदुस्तानी ब्रदर्स। मैं हूं एडवोकेट आयुष सोनी। आज हम लेके आए एक नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं श्रीलंका क्राइसिस के ऊपर। तो हमारी वीडियो के एंड तक बने रहे सारी चीजें जानने के लिए। देखिए, कुछ गलती गवर्नमेंट की भी थी उधर और कुछ गलती वहां के सिटीजन की भी थी, तो उसी बारे में हम चर्चा करेंगे। एंड तक बने रहिए। श्रीलंका को एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है। वहां के लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, यहाँ तक कि हजारों से ज्यादा तादाद में लोग रोडों पे उतर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा कमी हो गई है फ्यूल और फूड की। सारी वेबसाइट्स को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, सबको बैन कर दिया गया। पूरे के पूरे आइलैंड पे कर्फ्यू डिक्लेयर हो रखा है। तो चलिए हम आज यही बात करते हैं, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, और कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसमें किसकी गलती थी, और कैसे श्रीलंका जो एक टाइम पे अपने टूरिज्म के नाम से जाना जाता था। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज श्रीलंका में क्या माहौल है, क्या हालात है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। फरवरी में जो फॉरेन करेंसी रिजर्व थी श्रीलंका की, वो 2.3 बिलियन थे, और जनवरी 2020 के कंपैरिजन में 70% नीचे आ गई है। तो किसी भी कंट्री का अगर इतना ज्यादा फॉरेन करेंसी रिजर्व नीचे आ जाता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है गुड्स को इंपोर्ट करना। तो वही हालात और वही माहौल आज चल रहा है वहां पे श्रीलंका में। अगर हम आज की बात करें ना श्रीलंका की, तो उनके पास जो फॉरेन करेंसी गुड्स रिजर्व है वो सिर्फ इतना बचा है कि वो 10 से 12 दिन तक ही सिर्फ गुड्स को इंपोर्ट कर सकती है श्रीलंका में। और आज के दिन वो कर्ज में है, कम से कम $50 बिलियन उनको अदर कंट्रीज का देना है, उससे ज्यादा ही। बिकॉज ऑफ द लो फॉरेन करेंसी रिजर्व, श्रीलंका के पास इतने रिजर्व भी नहीं बचे कि वो जो डेली लाइफ में बेसिक नीड्स हैं उसको भी पूरा कर सके। ना फार्मास्यूटिकल्स पूरा कर सकती, ना कोई छोटी छोटी चीजें जो नॉर्मल लाइफ में खाने पीने की होती है। इलेक्ट्रिसिटी की भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है श्रीलंका में। 24 घंटे में से 4 घंटे लाइट आ रही है लोगों के घर में। और जो वहां के इलेक्ट्रिसिटी पावर मिनिस्टर है, उन्होंने भी बोल दिया है कि रोडों पे जितनी स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं उनको बंद किया जाए और लाइट को बचाया जाए। जितना ज्यादा हो सके बिजली को बचाओ। आप खुद सोच सकते हैं कि क्या हालत चल रही है वहां पे। जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ब्रांच है, लंकन ब्रांच, वहां से 6000 मिलिटन डीजल, 6000 MT डीजल को दे दिया गया है श्रीलंका में, जिससे कि थोड़े हालात बेहतर हो सके। और जो गैस सिलेंडर के प्राइस चल रहे हैं आज की डेट पे, पहले 3000 लंकन रुपीस हुआ करते थे, आज वही 4900 लंकन रुपीस में कन्वर्ट हो चुके हैं। इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है और इसकी सप्लाई भी हफ्ते में सिर्फ एक बार आ रही है। न्यूज़पेपर और प्रिंटिंग इंडस्ट्री पर भी इसका असर दिख रहा है। बच्चों के स्कूल एग्जाम्स तक डिले कर दिए गए हैं, पोस्टपोन कर दिए गए, क्योंकि वहां पे पेपर की बहुत कमी हो रही है। और सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इतनी भयानक शॉर्टेज क्राइसिस को देखते हुए लोग श्रीलंका छोड़ रहे हैं, देश छोड़ने का सोच रहे हैं। पहला जो सेट आया था रिफ्यूजीज का, वो रामेश्वरम में पाए गए थे, जिसमें से कि 6 जने थे, और उन्होंने एक फिशरमैन को 50,000 रुपए ब्राइब दी थी और उनसे बोला था कि हमें इंडियन आइलैंड पे सुरक्षित पहुंचा दें। और उसके बाद सेकंड ग्रुप जो आया था रिफ्यूजी का, उन्होंने 3 लाख रुपए दिए थे कि उन्हें इंडियन आइलैंड पे पहुंचा दिया जाए। जो तमिलनाडु के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग लगभग 3000 से ज्यादा रिफ्यूजीज आ सकते हैं अगले 10 दिनों में। और जो वहां के चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन, उन्होंने मोदी जी के साथ मीटिंग भी फिक्स करी थी, जिसमें उन्होंने अलाउंस मांगी कि जितने रिफ्यूजीज की मात्रा बढ़ती जा रही है तमिलनाडु में, उनको ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड किया जाए। और मोदी जी ने वो एक्सेप्ट भी कर लिया और वो चल भी रहा है। इंडिया ऑलरेडी श्रीलंका को सपोर्ट करने में लगा हुआ है। और जो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया के साथ एक क्रेडिट लाइन साइन करी है $1 बिलियन की न्यू दिल्ली में। देखिए, इससे पहले इंडिया से $500 मिलियन की भी एक इन्होंने श्रीलंकन फाइनेंस मिनिस्टर ने एक क्रेडिट लाइन साइन कराई थी, जिससे कि ये फ्यूल परचेजेस करें। और एक और रिक्वेस्ट आई है $400 मिलियन की इनकी तरफ से, और उससे पहले $1 बिलियन के लिए अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि वो कम से कम बेसिक कॉमोडिटीज, बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। लेकिन इंडिया एक ऐसा इकलौता देश नहीं है जिनके पास श्रीलंका गया है, श्रीलंका के मिनिस्टर्स गए हैं हेल्प मांगने, सपोर्ट मांगने के लिए। ये चाइना के पास भी गए थे, और चाइना ने तो इनको ऐसा कर रखा है, कर्ज में डुबाता जा रहा है। और ये भी एक मेन रीजन है
इसकी जीडीपी कोलैप्स होने का। इसके अलावा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से भी बातचीत चल रही है कि कैसे श्रीलंका को बचाया जाए। इस पे एक रेस्क्यू प्लान बनाया जा रहा है कि कंट्री को कैसे बचा सकते हैं डूबने से। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ आता है कि ये इसके रीजंस क्या थे और ये क्यों हुआ और इसके पीछे क्या क्या कारण थे जो आज श्रीलंका के हालात है। 2018 में सबसे ज्यादा टूरिज्म के लिए फेमस माना जाना रहता था श्रीलंका, और किसी भी कंट्री की 12 से 13% जीडीपी उसके टूरिज्म से आती है। और देखिए, हजारों और लाखों फॉरेन नेशनल्स आते थे श्रीलंका में अपना वेकेशन मनाने के लिए। और आज के टाइम पे ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों इतना कम हो गया? हम अप्रैल 2019 में मल्टीपल बॉम्बिंग्स हुई और इसको ईस्टर डे बॉम्बिंग्स भी बोला गया है। तो देखिए, हुआ ये 2290 लोग उसमें मारे गए, जिसमें से कि 45 फॉरेन नेशनल्स थे। तो आप खुद ही लगा सकते हैं कि जब फॉरेन नेशनल्स किसी टूरिस्ट वाली जगह पे मर रहे हैं तो फिर एक्चुअल में ही टूरिज्म धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो वही चीज हुई श्रीलंका के साथ। धीरे धीरे उसी दिन से टूरिज्म कम होते चला गया और इसके पीछे 8 सुसाइड बॉम्बर्स थे, जिसमें से एक श्रीलंकन सिटीजन थे और 7 लोग जो है इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप से एसोसिएटेड थे। इन दीज फॉलोइंग मंथ्स, ड्यू टू दिस, एंटी मुस्लिम राइट स्टार्ट हो गए। लोग रोडों पे उतर गए क्योंकि उनके अंदर इतना गुस्सा आ गया था कि जब मल्टीपल बॉम्बिंग्स हुई है उसके बाद उन्होंने टारगेट किया मुस्लिम्स को, जो उनके घरों में, उनके शॉप्स में घुस के और कार्स पर अटैक करने लगे। तो गवर्नमेंट ने इन सब चीजों को रोकने के लिए कर्फ्यू लगाया। फिर से सारे सोशल नेटवर्किंग बैन कर दिए गए, उन पर रोक लगा दी गई ताकि जो र्यूमर्स फैल रहे हैं वो कम होए। और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा टूरिज्म पर। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 12 से 13% जीडीपी रिलाई करती है उसकी कंट्री की टूरिज्म के ऊपर। देखिए, जो बिगेस्ट डिजास्टर है पूरे वर्ल्ड का वो स्टार्ट हो गया था मार्च 2020 से, जो कि कोविड-19 था। और इसके दौरान पूरे वर्ल्ड का टूरिज्म ठप पड़ गया। सिर्फ श्रीलंका एक ऐसी कंट्री नहीं थी जो इससे सरवाइव कर रही थी, सारी कंट्री सरवाइव कर रही थी। लेकिन श्रीलंका ही क्यों डूबी? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। सिर्फ टूरिज्म नहीं था, और भी रीजंस है, क्योंकि जो इसके मिनिस्टर थे उन्होंने कुछ ऐसी चीजें करी हैं जो कि बहुत ज्यादा डिजास्टर होती है ओवरनाइट करना। तो 2019 में राजपक्षे इलेक्शन जीतकर मिनिस्टर बने, प्रेसिडेंट बने श्रीलंका के, और उन्होंने अपने कैंपेनिंग में इतनी कुछ ऐसी प्रॉमिसेस कर दी थी जो कि ओवरनाइट लेना, सोचना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। उन्होंने बोला कि हम वैट को 15% से आधा कर देंगे और 100% ऑर्गेनिक बना देंगे श्रीलंका को। तो देखिए, 1 दिसंबर 2019 को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 15% वैट को ये आधा कर देंगे। वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, इन्होंने आधा कर दिया। और उसके 3 महीने बाद 2020 मार्च में कोविड पैंडेमिक आ गया, उसने हिट किया। तो और फिर इनका जो लॉजिक था वैट को कम करने का, टैक्स को आधा करने का, वो ये लॉजिक था कि जब टैक्स कम होगा तो लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे, ज्यादा लोग चीजें खरीदेंगे। लेकिन जब लॉकडाउन लग गया तो ग्रोथ कभी हुई नहीं, सामान कभी बिका नहीं, कंजम्पशन हुई नहीं। तो इसी वजह से वो धीरे धीरे पूरा कोलैप्स होता गया और ऊपर से रेवेन्यू लॉस और होता चला गया और पब्लिक डेट भी बढ़ती चली गई। 2019 में 94% ऑफ द जीडीपी इनका पब्लिक डेब्ट था और 2021 में ये 119 मतलब 119% ऑफ द जीडीपी तक पहुंच गया। इसके अलावा एक मास्टर स्ट्रोक जिसने जीडीपी तोड़ी है, देखिए जो इसके प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के, उनके द्वारा एक लिया गया फैसला इतना ज्यादा खतरनाक हो गया, इतना ज्यादा डिजास्टरफुल हो गया श्रीलंका के लिए। इन्होंने अपने कैंपेनिंग में बोला था कि श्रीलंका को 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला था 10 सालों के अंदर अंदर, और ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने रातों रात ये फैसला दे दिया कि कल से, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुई थी इंडिया में कि कल से 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे, बैन हो जाएंगे इंडिया में, इन्होंने ओवरनाइट फैसला लिया कि कल से ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी पूरे श्रीलंका में और जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं और अदर केमिकल्स हैं एग्रीकल्चर में जो यूज होते हैं वो बैन हो जाएंगे, जो कि इनका बिगेस्ट मिस्टेक थी, ब्लंडर मिस्टेक। देखिए जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट द्वारा लिया गया ये फैसला था, इसके पीछे रीजन ये था, ये इन्होंने सोचा
कि जो श्रीलंका में इंपोर्ट ड्यूटी आती है, ड्यूटी लगती है, वो बहुत कम होगी, वो उससे पैसा बचेगा और वो श्रीलंका की जीडीपी में मदद करेगा, रेवेन्यू को अप करेगा। बट ऐसा हुआ नहीं। ये देखिए 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो है ये अच्छा रहता है, ऑर्गेनिक हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, लेकिन इसका फैसला रातों रात नहीं लिया जा सकता, ये लॉन्ग टर्म है। इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल आपको देता हूं। इंडिया की एक सिटी है सिक्किम, जो कि 100% ऑर्गेनिक है। वो 2003 से उसका ट्रांजिशन चल रहा था और 2016 में आकर उसका डिसीजन लिया गया। तो देखिए इतना साल लग गया इंडिया को, ये सिक्किम को ये 100% ऑर्गेनिक करने में, और ये एक रातों रात में ऑर्गेनिक करना चाह रहे थे श्रीलंका को, तो ऐसा नहीं होता। ये सबसे बड़ी मिस्टेक मानी जाती है इनकी, जो इन्होंने रातों रात ये श्रीलंका को तोड़ने वाले काम किए हैं। देखिए 100% एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनिक होता है वो ना लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन आप ओवरनाइट और एक शॉर्ट टर्म छोटे से फैसले की वजह से आप अपने देश को खराब कर रहे हो, सोचने वाली बात है। तो 20 से 30% प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं होता इस प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर में। और इसी वजह से जो कि श्रीलंका एक बहुत बड़ा जाना माना राइस एक्सपोर्टर हुआ करता था, वो इसके कारण राइस को एक्सपोर्ट करने की जगह इनको जरूरत पड़ गई 6 महीने में इंपोर्ट करने की। $450 मिलियन खर्च करे इन्होंने कि राइस को इंपोर्ट करे श्रीलंका में। श्रीलंका में चाय का भी बहुत बड़ा एक उत्पादन हुआ करता था, उगाई जाती थी, एक्सपोर्ट होती थी वो, ये एक फॉरेन करेंसी में बहुत बड़ा सोर्स होती थी चाय पत्ती श्रीलंका की। लेकिन ये 100% ऑर्गेनिक की वजह से भी ये भी शॉर्ट टर्म में ठप पड़ गई इसकी मार्केट भी। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे श्रीलंका गिरता गया और आज यहाँ तक आ गया कि बैंक करप्ट होने के चांसेस हैं श्रीलंका के। एक पूरी की पूरी कंट्री जब बैंक करप्ट हो सकती है, तो आप सोच रहे हो क्या होता है इसका मतलब, पूरी की पूरी कंट्री कोलैप्स हो गई है, कुछ भी नहीं बचा। तो देखिए यही सारे रीजंस थे जिसकी वजह से कंट्री पूरी कोलैप्स हो गई है, पूरी जीडीपी कोलैप्स हो गई है और धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कुछ नए नए पैतरे आजमा रहे हैं जिससे कि कंट्री को बचाया जाए। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव इट अ थम्स अप, और अगर हम हमारे चैनल पे नए हैं तो गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।